जेई और नीट की प्रिपरेशन करते वक्त बच्चों को ये सवाल ज्यादा नहीं डराता कि पढ़ना क्या है, बल्कि ये ज्यादा कंफ्यूज करता है, डराता है कि पढ़ना कहाँ से है। बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, वन शॉट्स देख रहे होते हैं, लेक्चर देख रहे होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं होता कि क्या एनसीईआरटी जो है वो क्या सफिशिएंट है। क्या एनसीईआरटी के अलावा जो मैं किताब कर रहा हूँ, जो मैं नोट्स कर रहा हूँ, जो मैं पीपीटीज कर रहा हूँ, क्या मैं उन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ अपने जीवन के सबसे बड़े एग्जाम के लिए। किस वाले सेक्शन में ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, किस वाले में कम, और पीवाईक्यूज कब करना है, ये सारे सवाल बच्चों के दिमाग में अक्सर पूरे साल चलते रहते हैं। और बस यही वो जगह होती है जहाँ पे मोस्टली बच्चों की जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है। कुछ बच्चे थ्योरी में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि सवालों को टाइम ही नहीं दे पाते, और वहीं पे कुछ बच्चे सीधा एडवांस लेवल या मुश्किल लेवल के क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, जहां पे फिर वो क्वेश्चन बनते नहीं और उनका मोराल गिरता है। और सवाल सिर्फ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, मोस्टली हर एक सब्जेक्ट में बच्चे के सारे सवाल रहते हैं। अब मैंने जेई और नीट के एक्सपर्ट से और इंटरनेट की मदद से और बहुत सारे रिसोर्सेज को देखते हुए यहाँ पे आपके सामने लेके आया हूँ जेई और नीट की बेस्ट बुक्स। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में आप मुझे इतना जरूर बताओ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथ्स, इनमें से कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज को लेके आपकी कंफ्यूजन रहती है। आप चाहो तो ऑल सब्जेक्ट्स में लिख सकते हो, लेकिन अपना कमेंट जरूर डालो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। और हाँ, कमेंट डालने के बाद लेफ्ट स्वाइप करके वीडियो को हाइप करना मत भूलना, ताकि ये वीडियो आप जैसे और जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पाए। तो चलो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको जेई और नीट में क्वालिटी पढ़ाई के लिए, अच्छी किताब के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, आओ इस पे बात करें। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बेस्ट बुक का मतलब ये नहीं है कि जो दुनिया में या इंडिया में बहुत फेमस किताब है, अगर सब वो बना रहे तो मैं भी वही बनाऊं। बेस्ट किताब का मतलब है जो आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। किसी भी किताब को करने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मैं उस किताब को शुरू से लेकर एंड तक खत्म कर पाऊं, ये सबसे पहला एम होना चाहिए। अब मैं अगर एक ऐसी किताब उठाता हूं जहां पे क्वेश्चन एक्चुअली में बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मेरा कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन मुश्किल करने नहीं है, बट एक्चुअली में सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो किताब आपके लेवल को मैच करे, और फिर एक बार आप एक लेवल को पूरा करो, उसके बाद अगले लेवल पे जाओ, जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर एक और बात ऐड करूं तो बहुत सारे बच्चे अक्सर टॉपर बच्चों को देखते हुए अपनी किताब को चूज करते हैं कि अगर ये टॉपर बच्चा ये किताब कर रहा है तो मुझे भी यही करनी चाहिए। बट क्या पता टॉपर ने उस किताब से पहले बहुत सारी चीजों को किया हो, कंज्यूम किया हो, सवाल बनाए हो, तब जाके उसने एक डिफिकल्ट किताब को चुना हो, लेकिन आप सीधा ही उस किताब पे पहुंच गए। अब जनरली हर एक सब्जेक्ट में आपको ये चार चीजें चाहिए ही होती हैं: फाउंडेशन एंड कंसेप्ट क्लैरिटी, कोर थ्योरी प्लस एनसीईआरटी सपोर्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज एंड रिवीजन। और ये चीजें ऑर्डर में ही हैं, तो अगर आपने इस ऑर्डर को समझ लिया है, इन चारों चीजों के ऑर्डर को समझ लिया है, तो बस आपकी आधी कंफ्यूजन तो दूर हो गई। मैं समझाता हूँ कैसे। आओ सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। देखो बच्चों, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बायोलॉजी है, और बायोलॉजी में सबसे कोर चीज, सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है एनसीईआरटी। तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली या फिर कुछ इनडायरेक्टली सवाल सारे के सारे आपको एनसीईआरटी से ही मिलेंगे, डायग्राम बेस्ड मिलेंगे, तो इसीलिए पूरी की पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको आनी ही चाहिए। लेकिन दिक्कत यहीं पे आती है, बच्चे एनसीईआरटी पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इंपॉर्टेंट क्या है और सवाल कैसे आएंगे। तो अगर आप एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रिटेन करना चाहते हो, लाइन बाय लाइन हर एक चीज में जानना चाहते हो कि उसके सवाल कहां से आएंगे, हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को आप एनसीईआरटी वाइज टारगेट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास आती है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड किताब, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। क्योंकि हमने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ो ही नहीं, हर एक लाइन को एग्जाम की भाषा में डिकोड कर सको। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए तो आप एमटीजी और ऑप्शनल सपोर्ट के लिए ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी किताब भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, मूल मंत्र है, कोई भी एक्स्ट्रा किताब बायोलॉजी की पढ़ाई के लिए एनसीईआरटी को रिप्लेस कर ही नहीं सकती। हाँ, ये सारी किताबें आपकी बायोलॉजी में पढ़ाई में सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता बायोलॉजी में। और बायोलॉजी में तीन चीजें अपनी पक्की कर लो, इनको फाउंडेशन बना लो: एनसीईआरटी, रिवीजन एंड पीवाईक्यूज, और बस बायोलॉजी हो गई आपकी स्ट्रॉन्ग। आओ बात करते हैं केमिस्ट्री की, और हम सब जानते हैं केमिस्ट्री में तीन अलग अलग डिविजन्स आते हैं: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अब सबसे बड़ी गलती यही होती है कि बच्चे इन तीनों को सेम तरीके से और कभी कभार सेम पैटर्न पे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं।
देखो एक एक करके बात करते हैं। ऑर्गेनिक वो पार्ट है जहां पे बच्चों को क्वेश्चंस बनाने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है और रिएक्शंस याद करना तो मुश्किल है ही। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप लोग रिएक्शंस को या किसी भी ऑर्गेनिक के कंसेप्ट को रटना शुरू कर देते हो इंस्टेड ऑफ उसे समझना। इसीलिए आपको ऑर्गेनिक में सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करना, जैसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर, इन चीजों पे पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। और यहाँ पे भी कंफ्यूजन सेम ही है कि नोट्स बना लिए, चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस बनाते वक्त या रिवीजन करते हुए सब कुछ मिक्स सा लगता है। इसलिए ऑर्गेनिक के लिए सबसे अच्छी किताब जो मैंने अभी तक देखा इंटरनेट पे और बाकी जो सुना है वो है MS चौहान। लेकिन MS चौहान सर की ये ऑर्गेनिक की जो किताब है ना, ये आपको शुरुआत में थोड़ी हैवी लग सकती है। इसलिए सबसे पहले NCERT करो, कंसेप्ट समझो, वहां पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद वो जब आसान लगने लग जाए उसके बाद आप ऐसी हैवी बुक्स पे आ सकते हैं। अब अगर बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए NCERT से अगेन बेहतर किताब कोई नहीं है। तो अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए किसी भी और किताब पे भाग रहे हैं तो शायद आप गलती कर रहे हैं। आपके लिए NCERT सफिशिएंट है, अगेन लाइन बाय लाइन। NCERT से अच्छी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिटेल में हर एक कंसेप्ट विद सारे के सारे एक्सेप्शनल केसेस छोटी छोटी लाइनों में छुपे हुए हैं। इसलिए लाइन बाय लाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को NCERT से अगर पढ़ लिया तो सफिशिएंट है। अब अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ थ्योरी नहीं है। सबसे पहले थ्योरी आती है, फिर फॉर्मूले आते हैं, फिर क्वेश्चंस। बच्चे अक्सर थ्योरी भी कर लेते हैं, फॉर्मूले भी याद कर लेते हैं, बिकॉज किसी एक चैप्टर में 10 से ज्यादा फॉर्मूले नहीं मिलेंगे मोस्टली। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे चैप्टर में काफी फॉर्मूले हैं, बट ठीक है, इक्विलिब्रियम जैसे चैप्टर में मुश्किलें होती हैं, बट जनरली बच्चा फॉर्मूले भी याद कर लेता है, थ्योरी भी समझ लेता है। लेकिन फंसता फिर से वहीं पे आके कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करे। अब NCERT में भी क्वेश्चन तो है, लेकिन एक टॉपिक के ऊपर 10 या 12 इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन जीरो ऑर्डर के ऊपर आपको ज्यादा सवाल मिलेंगे ही नहीं। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि NCERT के क्वेश्चंस सफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसी किताब की जरूरत पड़ेगी जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाए। तो अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में अपनी पकड़ को बनाना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, तो आप N अवस्थी सर की इस किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप JEE एस्पिरेंट है और ज्यादा डेप्थ चाहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो आप सेंगेज बुक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चैप्टर का रिवीजन एग्जाम ओरिएंटेड और कॉम्पैक्ट रखना चाहते हैं, तो आप हमारी NCERT वर्ड टू वर्ड फिजिकल केमिस्ट्री और NCERT निचोड़ केमिस्ट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री का गेम क्लियर हो गया होगा कि केमिस्ट्री की अप्रोच में तीनों के तीनों ब्रांचेस फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक अलग अलग तरीके से डील करना, तो अलग अलग तरीके से रिसोर्सेज है। तो अब तक आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि नीट JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए जो कमी है, जो प्रॉब्लम है, वो रिसोर्सेज की नहीं है, प्रॉब्लम है सही ऑर्डर की। और बिल्कुल इसी फॉर्मेट, इसी सीक्वेंस को और हर एक छोटी से छोटी चीज को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने डिजाइन किया है नीट और JEE का समर्पण और संकल्प बैच, जहां आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, आपको यह भी बताया जाता है कि एग्जैक्टली किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में और उस चैप्टर के भी पर्टिकुलर टॉपिक में क्या ज्यादा करना है, क्या PYQ ज्यादा कर रहे हैं, या उसकी थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देना है, या फिर NCERT ही एनफ है, या फिर कोई एक्स्ट्रा किताब लेने की जरूरत है। हर चीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। NCERT कब तक पढ़नी है, रिवीजन कैसे करनी है और कब खत्म कर देनी है, PYQs कब करने हैं, और एक्स्ट्रा किताबें कितनी और कैसे और कब कब बनानी है, हर चीज को डिटेल में बताया जाता है चैप्टर के बैचेस के साथ साथ। अब समर्पण और संकल्प बैच JEE और नीट वाले बच्चों के लिए, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, दोनों के लिए अवेलेबल है। स्क्रीनशॉट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाओ बैच परचेस करो और अपनी JEE और नीट की तैयारी बिल्कुल इसी फॉर्मेट से एक्सपर्ट लोगों से पढ़ो, जिन्होंने हजारों बच्चों को अपने जीवन में डॉक्टर और इंजीनियर बनाया और आज उनके बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। चलो अब चलते हैं आगे और बात करते हैं फिजिक्स की। देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादातर बच्चे या तो डर के साथ पढ़ते हैं या फिर एक फ्रस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि फिजिक्स में आपको सिर्फ फॉर्मूले याद नहीं करने होते, आपको कंसेप्ट को समझना भी होता है, उसको अप्लाई करना भी होता है, और डेप्थ में जाके थ्योरी और उस फॉर्मूले की एक एक चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या JEE और नीट के लिए ऐसी कोई किताब है जो फिजिक्स को रियल लाइफ प्रॉब्लम से कनेक्ट करे? और ये सुनते ही शायद आप सबके दिमाग में एक OG किताब आई होगी, और वो है HC वर्मा। अगर आपको जेन्युइनली फिजिक्स को समझना है क्वेश्चंस के माध्यम से और उसको विजुलाइज करना है, तो इससे बेहतर किताब कोई नहीं है। क्योंकि फिजिक्स में जनरली प्रॉब्लम यही होती है, चैप्टर पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और अगर सीधा मुश्किल क्वेश्चन पे गए या फिर ऐसे क्वेश्चन पे गए जिनका रियल लाइफ से कनेक्शन नहीं है, तो फील चली जाती है। फील जाती है तो फिजिक्स मुश्किल लगती है, फिजिक्स मुश्किल लगेगी तो आगे सवाल कैसे बनाओगे। लेकिन हर एक स्टूडेंट फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते वक्त सेम नहीं होता।
अब कोई तो बच्चा एचसी वर्मा जैसी हेवी किताब को झेल लेता है और सारे क्वेश्चंस बनाना शुरू करता है, कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते, बट एक अच्छा सिनेरियो चलता है। लेकिन हर एक बच्चा बराबर नहीं है। कुछ बच्चों को शुरुआत में स्टार्ट जो है वो बहुत धीरे चाहिए होती है और एक सिंपल ईजियर एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। तो अगर आप उनमें से हैं जो एक इजी एक्सप्लेनेशन चाहता है और ग्रेजुअल जो है वो इंक्रीज चाहता है डेप्थ में और क्वेश्चंस में, तो आप डीसी पांडे बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगेन अगर आप जेई एस्पिरेंट, और फिर से वही बात, अगर आपको चीजें जैसे मैंने केमिस्ट्री में बताया था बहुत ज्यादा डेप्थ में चाहिए, तो आप सेंगेज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब एक और बात बताता हूँ, जैसे वर्ड टू वर्ड हमारे पास केमिस्ट्री की एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड थी, ऐसे हमारे पास वर्ड टू वर्ड फिजिक्स भी है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, जिसको हमने बहुत प्यार से बनाया है। और क्विक रिवीजन के लिए एनसीईआरटी निचोड़ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स को पढ़ते हुए ध्यान रखना है कि थ्योरी आपको कम रखनी है रेशियो वाइज, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। चाहे आप नीट एस्पिरेंट है चाहे जेई, हमेशा क्वेश्चन का लेवल बदलेगा, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमेशा ज्यादा रखना। और ध्यान रखना, फिजिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है खासकर जेई वालों के लिए जो या तो आपको एक अच्छी रैंक दिलवाएगा या फिर आपको रेस से बाहर कर देगा। तो इसकी प्रैक्टिस करते हुए मेजर हिस्सा क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए और माइनर हिस्सा थ्योरी और रिवीजन होना चाहिए। आओ अब बात करते हैं जेई एस्पिरेंट के लिए मैथ्स की। देखो, मैथ्स को पढ़ने का एक सिंपल सा रूल है, ये सिर्फ पढ़ने से नहीं करने से आती है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनके सॉल्यूशन पढ़ते हैं, उनको लगता है समझ में आ गया। देख के समझना अलग है और करना बहुत अलग है। ऐसे बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं तो वहां पे वो सेम क्वेश्चंस को बना तक नहीं पाते। तो इसीलिए अगेन जेई मैथ्स के लिए आपके लिए जो बेस्ट किताब मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस के लिए वो अगेन सेंगेज है। अगर आप किसी भी कंसेप्ट को डेप्थ में पढ़ना चाहते हो या फिर किसी चैप्टर के अंदर घुस के एकदम डिटेल में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये रिसोर्स आपके लिए बेस्ट साबित होगा। लेकिन मैथ्स में बाकी सब्जेक्ट्स की तरह प्रॉब्लम आती है, जैसे कई बच्चे सीधा एडवांस लेवल पे घुस जाते हैं और उनके बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं होते हैं। वो गलती आप भी मत करना। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है तभी आप एक ऐसी हैवी रिसोर्स का इस्तेमाल करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी आपके बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं, तो आपको बेसिक से शुरुआत करनी चाहिए। इसके लिए आप अगेन एनसीईआरटी को फॉलो करें, उसके बेसिक सवालों को बनाएं। जब आपकी एनसीईआरटी 90% से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाए, तब आप जेई लेवल की किताबों पे आ सकते हैं, जैसे कि सेंगेज मैंने ऊपर बताया। लेकिन अगर आपको और ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, तो आप ब्लैक बुक बाय पंकज जोशी सर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर दे दूं, ब्लैक बुक बिगिनर्स के लिए नहीं है। अगर आपने बेसिक लेवल पार कर लिया है तो ही आप इस किताब पे आइएगा, वरना आपका मोराल गिरेगा। अब क्योंकि हमने हर एक सब्जेक्ट की बात कर ली, तो आओ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं कि व्हेन शुड वी स्टार्ट पीवाईक्यूज, यानी हमें हमारी प्रिपरेशन के दौरान पीवाईक्यूज शुरू कब करने चाहिए। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ज्यादातर बच्चों को लगता है कि पीवाईक्यूज कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए हमें तब करने चाहिए जब हमारा सारा सिलेबस हो जाए, और यहीं पे सबसे बड़ी गलती है। बिकॉज पीवाईक्यूज आपको बताते हैं एग्जामिनर का पैटर्न क्या है, कौन से कंसेप्ट रिपीट होते हैं, चैप्टर को एग्जाम लेवल पर कैसे पहुंचाएं, और आपकी रियल वीकनेस क्या है। ये सारे के सारे पॉइंट जो स्क्रीन पे आपके सामने आए थे, इनका चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि पीवाईक्यूज ये सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। एंड दैट इज वाई आपको पीवाईक्यूज चैप्टर के साथ साथ बनाने चाहिए, और मैं तो कहूंगा टॉपिक के साथ साथ। एक चैप्टर को अगर आपने 4 हिस्सों में बांट दिया है, तो हर एक हिस्सा पूरा करने के बाद एनसीईआरटी से उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाने चाहिए, चाहे वो जेई के हो चाहे वो नीट के हो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपसे टॉपिक वाइज नहीं लगते हैं, तो आप चैप्टर वाइज तो एटलीस्ट पीवाईक्यूज लगाएं, यानी पूरे सिलेबस का खत्म होने का इंतजार ना करें। तो बस जाते जाते इस वीडियो में ये कहना चाहूंगा कि जो सिलेक्शन है ना, वो किसी रिसोर्स से नहीं, सही तरीके और सही फॉर्मेट से होता है। तो अगर आपने सही फॉर्मेट अपनाया कि पहले आपने प्रेफरेंस एनसीईआरटी को दी, उसके बाद आप लोग रिवीजन एक्स्ट्रा किताबों पे गए और किताब को भी अपने लेवल पे चुना, और फिर पीवाईक्यूज को भी उतनी अहमियत दी जितना आप अभी तक बाकी चीज़ों को दे रहे थे, अपने क्लास के नोट्स को दे रहे थे, अपने बैच के नोट्स को दे रहे थे, तो ही आप एक एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आई रिपीट, रिसोर्सेज मार्केट में बहुत सारे हैं, आप कैसे यूज करते हैं ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो आप सभी को आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप हर एक सब्जेक्ट की मैंने आपके सामने बहुत सारे रिसोर्सेज रख दिए। अब चॉइस आपकी है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और उसके हिसाब से कौन सा रिसोर्स चुनें। बाकी ऐसी बहुत सारे वीडियो चैनल पे आ जाएंगे, तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं ऐसी और वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय।